एवरीवन, स्वागत है आपका टीच 15 के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। सो ऑफलाइन के बच्चों का भी स्वागत है जो इस क्लास में जुड़ चुके हैं, और उन बच्चों का भी जो ऑनलाइन हमारे बच्चे हैं प्लेटफॉर्म पर। ज़्यादा नहीं है, 5-10 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी है काफ़ी है हमारे लिए। अगर मैं किसी भी छात्र के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी जरा सा भी मोटिवेशन या जरा सा भी उसको नॉलेज दे पाता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों के जीवन में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप किसी को भी एक चीज़ जरा सी भी सिखा पाएँ तो आपको बहुत अच्छा हो कि आप अपने अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नौकरी, पैसा, बाकी चीज़ें सब अलग है, उस चीज़ की जो खुशी आपको मिलेगी ना, उस खुशी की कोई कीमत नहीं। चलो, ये तो ज्ञान की बातें हैं। चलते हैं। तो हमारा जैसे हिस्ट्री का मैराथन क्लासेस में पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने सारी चीज़ें देखनी थी। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इनका क्रम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, स्थापना के 100 वर्ष, 100 वर्षों के बाद क्या हुआ, स्वतंत्र प्रदेशों का निर्माण हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों की स्थापना में क्या हुआ, प्रथम एंग्लो बंगाल संबंध क्या थे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, एंग्लो मैसूर संबंध, एंग्लो मैसूर युद्ध हुए आपके 4, उनको भी देखा। इसके बाद एंग्लो मराठा युद्ध भी हुए, उनको भी देखा। पानीपत का युद्ध, 3 एंग्लो मराठा युद्ध होते हैं आपके। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वितीय 100 वर्ष भी देख लिए, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के बारे में भी देख लिए, राजनीतिक नीति, राजस्व, सैनिक नीति, 1857 का विद्रोह, इस बारे में भी काफी चीजें पढ़ ली थी। और स्वतंत्र जो नेता थे 1857 की क्रांति को लीड करने वाले, उनके बारे में भी जान लिया था। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं। बहुत जल्द हमने कोशिश की, काफी बिजी शेड्यूल में से हमने टाइम निकाल के इस क्लास को रिकॉर्ड किया है। तो आप लोगों का भी सहयोग मैं चाहूंगा पूरा पूरा कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में वही फैक्ट चीजें बताने की, अन्य जानकारी मैं इसलिए नहीं डालता हूँ। काफी बच्चे कहते सर आपने ये नहीं बताया था, वो नहीं बताया था, ये नहीं बताया था। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्लास में उतनी ही चीजें बताऊंगा जितना कि आपके पेपर के लिए जरूरी है। मुझे आपको हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करवाना है, ना आपको हिस्ट्री में पीएचडी करने की जरूरत है। क्वेश्चन फंसेंगे पेपर में, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं उसी के मद्देनजर क्लास को रखता भी हूँ। और मैं सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि क्लास 3 घंटे या 4 घंटे की हो जाएगी, तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। 1.5 घंटे में हम जितना कर सकते हैं करेंगे। ये सेकंड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। थर्ड पार्ट लगभग 1 घंटे का ही होगा, और हो सकता है 1.5 घंटे का भी हो जाए। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए 1.5 घंटे का, क्योंकि जिस हिसाब से चीजें हो रही है। ठीक है, और 1.5 घंटे का मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहां से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं बाहर, जो कि हिस्ट्री के पोर्शन में होते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1857 की परिणाम से। पानी की बोतल लेके बैठे, एक कागज और एक पेन भी लेके बैठे, शॉर्ट नोट बनाते चले। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग डली 1857 की परिणाम, तो अपने रजिस्टर में मैं जो जो चीजें बोलता हूँ उनको पॉइंट वाइज नोट करते हुए चले चले। उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों का रिवीजन होना है, जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं उनको पहली बार चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, और क्लास में अब से आपको डायरेक्टली थ्योरी में 15 मिनट ही पढ़ाया करूंगा, और सीधा आपका एक प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा 80 क्वेश्चन का लगभग, और उसको मैं डायरेक्ट क्लास में ही सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या रहे और इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में बेहतर करेंगे और अपने संस्थान, अपने माता पिता सभी का नाम रोशन करेंगे, और भविष्य में जल्द से जल्द आपकी जो सरकारी नौकरी की कामना है वो जल्द से जल्द पूरी होगी। यही मेरा आशीर्वाद है, और यही हमारी पूरी टीम का भी आशीर्वाद है। ठीक है, बस आपने अगर विश्वास किया तो विश्वास बनाए रखें, उस विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे, ये मैं आपको एक वादा करने वाला हूँ। तो बेटा देखो, 1857 की क्रांति में जो जो चीजें हो गई थी, मंगल पांडे ने विद्रोह किया, उनको फिर फांसी दे दी गई 29 मार्च को। 1857 और 10 मई से आपके 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 1857 क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय विद्रोह को कुचल दिया या समाप्त कर दिया या फिर कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, दोनों बातें सही है, कुचल दिया, समाप्त कर दिया या कंट्रोल में ले लिया, दोनों चीजें बिल्कुल सही है इन चीजों की। ठीक है, इसके बाद 1857 को ही प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है 1857। तो ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये चीज किसने बोली थी अगर ये पूछ लिया जाए तो सावरकर ने बोली थी। सावरकर आपके एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने ये चीज बोली थी 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है भारतीय क्रांति का। ठीक है, इस क्रांति के बाद हुआ क्या कि टीपू सुल्तान 1799 में इनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है, और जो कि एंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था इनकी चीजों के बदलने के बाद। लेकिन झांसी की रानी जो रानी लक्ष्मीबाई है, अठारह की क्रांति में झांसी के लिए लड़ती रही। ठीक है, यानी कि जो सहायता कर रहे थे उसमें जो व्यक्ति आते हैं सबसे आगे बढ़ के आते हैं, उनका नाम है तात्या टोपे। ये टीपू सुल्तान मैंने इसलिए लिखा है कि तात्या टोपे जो थे वो टीपू सुल्तान को अपना आइडियल मानते थे। ये चीज बहुत सारे आपको बेसिक किताबों में नहीं लिखी मिलेगी, लूसेंट वगैरह में तो नामुमकिन है लिखी मिलेगी। लूसेंट को मैंने भी जितना देखा है, लूसेंट में ये चीज नहीं लिखा रखा है। एनसीईआरटी में भी इस चीज को लगभग हमारे हिसाब से नहीं इंक्लूड किया गया है। जो आप अच्छे प्रकाशन की किताब देखें, यूपीएससी लेवल की किताबें देखेंगे, विपिन चंद्रा वगैरह है, वहां पे इस चीज को मेंशन किया गया है कि जो तात्या टोपे थे टीपू सुल्तान से थोड़ा रिलेशन रखते थे। रिलेशन से मतलब ये था कि वो अपने गुरु या फिर उनको इंस्पायर थे उनसे, इस तरीके की चीजें थी। तो तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति को अंत नहीं होने दिया और इन्होंने आगे चल के लगभग 1859 तक 1859 तक ये इस क्रांति के लिए लड़ते रहे, छुप छुप के लड़ते रहे, अलग रहे, राज्य करके नहीं रहे, किसी राज्य में जाकर राजा बनके ये नहीं रहे, एक सैनिक के तरीके से अंग्रेजों से ये लगातार लड़ते रहे। क्योंकि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से वादा किया था कि मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा, मैं कभी भी राजगद्दी पर भी नहीं बैठूंगा, और मैं अंग्रेजों को एहसास करवा के दिला के रहूंगा कि भारत में भी ऐसे सैनिक हैं जो भारत के लिए जान दे सकते हैं, भारत के लिए लगातार लड़ाई कर सकते हैं। तो ये 1857 क्रांति के मुख्य परिणाम थे। कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि 1857 की क्रांति फेल हो गई, तो उसमें आप बताएंगे आपसी सहयोग, आपसी सहयोग में कमी, मध्यम वर्ग का भाग न लेना। देखो, मध्यम वर्ग के जो लोग होते, मैं भी हूँ, आप भी है, आप भी मध्यम वर्ग से आते हैं, मैं भी मध्यम वर्ग से आता हूँ, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास व्यक्ति अपना सिर्फ खाना खर्चा ही देख पाता है, इसके अलावा उसको नहीं फर्क पड़ता है, वो टाइम ही नहीं है फर्क पड़ने का। या तो गरीब लड़ लेगा अपने अधिकारों के लिए, या अमीर अपने अधिकारों के लिए लड़ लेगा। तो अमीर के पास बहुत ज्यादा पैसा है, गरीब के पास बिल्कुल कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है तो वो कुछ भी कर ले, लड़ ले। मिडिल क्लास के पास ना तो ज्यादा पैसा है ना तो कम पैसा, वो अपनी सामान्य जिंदगी जीता है। तो उस जिंदगी में उसको सर्वाइव भी करना है, उसको उस पैसे को बचाना भी है और आगे बढ़ना भी है। तो वो सिर्फ उसी वही जिंदगी जी पाता है, पैदा होता है और मर जाता है मिडिल क्लास फैमिली में। और किस लिए? अपने सिर्फ जीविका के लिए, जीने के लिए उसको अपने फैमिली को, परिवार को मेंटेन करके चलना है, चीजों को देखते हुए चलना है, उन चीजों को ही वो कर पाता है। इससे ज्यादा कुछ समस्या का, चीजों का समाधान है उनको समझ भी नहीं पाता। ठीक है, तो 1857 क्रांति अगर पूछ लिया जाए इसके परिणाम बताए, फेल होने के कारण बताए, तो उसमें आप लिखिए। ठीक है, अगला चलते हैं, अगली हेडिंग क्या है? 1 नवंबर 1858 चल रहा है।
1857 की क्रांति जब हो गई तो ये बात इंग्लैंड में पहुंची, किसके पास? एलिजाबेथ के पास। क्वीन थी जो उस वक्त की, क्वीन जो उस वक्त की रही, उनके पास ये चीज पहुंची है। एलिजाबेथ यहाँ पे प्रथम महारानी होगी, मैंने यहाँ पे शायद गलत लिख दिया है, यहाँ पे आप लिख लें ब्रिटिश क्वीन, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, ब्रिटिश क्वीन के पास ये बात चीज पहुंचती है और उनको ये पता चलता है कि भारत में ऐसी एक्टिविटी हुई है और हमारे सैनिकों के खिलाफ विद्रोह हुआ है, तो वो क्या करती है, वो जो कंट्रोल है वहां के जो गवर्नर जनरल थे उनसे कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है। अब सीधा शासन जो है वो विक्टोरिया करेगी इंडिया पे, लेकिन वो अपना एक प्रतिनिधि भेजेंगे बना के इंडिया में, तो उस प्रतिनिधि को क्या बोला जाएगा? वो प्रतिनिधि पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो प्रतिनिधि अब कहलाएगा वायसरॉय। वो प्रतिनिधि अब कहलाएगा, वो वायसरॉय कहलाएगा प्रतिनिधि जो होगा। ठीक है, और इसके पहले आपका बंगाल का गवर्नर हुआ बीजी, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे करके चेंज होते हैं। अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बताओ, ठीक है, प्रथम गवर्नर बताओ, प्रथम गवर्नर जनरल बताओ। फिर आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताओ, भारत का प्रथम वायसरॉय बताओ, भारत का अंतिम वायसरॉय बताओ, और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बताओ। भारतीय और अंतिम कौन सा है? इस प्रकार के आपसे 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आपसे पूछे जाएंगे, उनको मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले यहाँ समझ लेते हैं कि हुआ क्या कि जब ये 1858 का चार्टर एक्ट आया तो इसके तहत पहली चीज तो गवर्नर जनरल को चेंज कर दिया गया वायसरॉय में, पहला इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया का अपने हाथों में। अपने हाथों में सीधा कंट्रोल ले लिया। ठीक है, इसे समझ में अपने हाथों में सीधा कंट्रोल। तो 2 चीजें महत्वपूर्ण हुई, एक तो ब्रिटिश क्राउन ने भारत का जो कंट्रोल था सीधा अपने हाथ में शासन ले लिया, और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल होता था उसको वायसरॉय से बदल दिया। वो वायसरॉय किसका प्रतिनिधि होगा? वो प्रतिनिधि होगा ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, क्या हुआ 1858 चार्टर एक्ट की नीति। तो नीति में मैंने बता दिया गवर्नर जनरल ऑफ वायसरॉय कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था वो कौन सा था और कौन सा आपका वायसरॉय बना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो गवर्नर जनरल इस वक्त हुआ करते थे वो आपके प्रथम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल को टू वायसरॉय। ठीक है, तो गवर्नर जनरल यहाँ पे आपके वायसरॉय हो जाएंगे। जस्ट अ सेकंड वेट करें थोड़ा। तो बेटा सारा सिस्टम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए चेक करता रहता हूँ कि बीच में वीडियो रिकॉर्ड पर मैं पता चला मैं पूरी क्लास पढ़ा जाऊँ, वीडियो रिकॉर्ड ना हो, तो उन चीजों को मुझे देखना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बता दिया गवर्नर जनरल को वायसरॉय में बदल दिया गया, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग आपके प्रथम वायसरॉय बने और अंतिम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आपके अंतिम गवर्नर जनरल बने और प्रथम वायसरॉय आगे बन गए। ठीक है, तो अंतिम गवर्नर जनरल आपसे अगर पूछ लिया जाए लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसरॉय पूछ लिया जाए तो भी आपका आंसर लॉर्ड कैनिंग। अब पूछ लिया जाए बंगाल का
फर्स्ट गवर्नर पूछ लिया जाए, नोट कर ले जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा बेटा। फिर आ जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ जाएगा। तो पहले गवर्नर हुआ फिर गवर्नर जनरल हुआ, ठीक है, क्योंकि इनकी चीजें बदलती गई। तो वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू इंडिया, गवर्नर जनरल टू इंडिया, बंगाल टू इंडिया मतलब ऑफ कर दो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल सिर्फ गवर्नर बंगाल का हुआ रॉबर्ट क्लाइव, फिर गवर्नर जनरल बंगाल का हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर गवर्नर जनरल भारत का हुआ, उसका नाम क्या हुआ, उसका नाम बेटा हुआ विलियम बेंटिक। इतनी चीजें आपकी पता होनी चाहिए। अंतिम गवर्नर जनरल भारत का पूछ ले, अंतिम वॉइसरॉय पूछ ले, तो आपको बताना है माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। उसके बाद आपका पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय श्री राजगोपालाचारी, ठीक है। इतनी चीजें आपको बतानी है, इतनी चीजें आपको ध्यान देना है और इतनी चीजें आपको नोट करनी है। मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया, वीडियो को पीछे कर ले फिर से दोबारा देख लें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इन सब चीजों के बाद हुआ क्या कि कुछ समाज सुधारक आंदोलन शुरू हुए। उस समाज सुधारक आंदोलन में क्या हुआ कि 1858 के बाद भारत में चीजें एकदम से बदल गई। लोग यहाँ पे क्रांति को नहीं देखना चाह रहे थे, इतनी मारकाट उन्होंने देख ली, इतना युद्ध देख लिया, इतनी लड़ाई देख ली। अब वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग निकल के बाहर आए जो भारतीय नागरिकों में एक समाज को सुधारने की प्रकृति को जागृत कर सके, उनके अंदर मोटिवेशन ला सके कि आपका देश आजाद नहीं है, आप अपने देश के लिए लड़ाई करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हुए 1858 से लेके 57 से लेके 1885 तक, जब तक कि कांग्रेस की स्थापना नहीं हो जाती है, ठीक है। तो समाज सुधारक आंदोलन का समय क्या है, 1857 से 1885 तक। ये आधुनिक भारत का समाज सुधारक आंदोलन है। इसी प्रकार का समाज सुधारक आंदोलन आपका प्राचीन भारत में भी हुआ करता था। आते हैं, प्रथम जो व्यक्ति है उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो व्यक्ति है, ये आधुनिक भारत के निर्माता कहलाते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय कहा जाता, ठीक है। राजा की उपाधि इनको किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दी बेटा। सेकंड फैक्ट हो जाता है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां पे की, कलकत्ता में। ये हो गया। फिर आता है सती प्रथा का विरोध किया और अंत भी करवाया। विरोध किया, अंत भी करवाया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक। फिर आता है अगला उनके लिए एक ईश्वरवाद में ये बिलीव करते थे, ईश्वर एक है, एक ईश्वरवाद में विश्वास। और 1829 में इन्होंने इसी सती प्रथा का अंत करवाया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कराई, 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया। इस वक्त आपके गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इनके कुछ अखबार है, अखबार भी लिख दें। पहला इनका अखबार है संवाद कौमुदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बिल्कुल बिल्कुल पेट वाले बच्चे तो बिल्कुल इसको रट ले, बोल के की जाए। ये अखबार है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है मिरात उल अखबार, इनके ये संपादक रहे, दोनों के संपादक रहे। कलकत्ता से दोनों चलते थे अखबार ये, और दोनों के ये संपादक भी रहे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय के बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इतने से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, इतने से आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं दूसरे। दूसरे व्यक्ति हैं हेनरी विवियन डिवीजियो। यहाँ पे इन लोगों की फोटोज नहीं डल पाई हैं, तो उसके लिए माफी। समझने की कोशिश करें, नाम को याद रखें। तो हेनरी विवियन डिवीजियो एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति थे, विदेश से आए थे। तो इनके पिता ने किसी भारतीय नारी से, भारतीय महिला से शादी की, तो उसकी ये संतान हुआ करती। तो
कोई भी विदेशी अगर भारतीय से शादी करता है तो उसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। ये तो पहली चीज पता होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने की। यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने की। कब शुरुआत की इन्होंने? ये शुरुआत की 1820 में। यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने ये 1820 में की। फर्स्ट टाइम, प्रथम बार फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की। प्रथम बार फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात। फिर आता है वुमेन एजुकेशन के लिए, महिला शिक्षा के लिए और समानता के लिए बात की। हेनरी विवियन डिवीजियो ने महिलाओं की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य एवं समानता के लिए भी इन्होंने बात की। अब आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आधुनिक भारत का पिता, इन्हीं को बोला जाता है। हेनरी विवियन डिवीजियो को आधुनिक भारत का पिता बोला जाता है। तो हेनरी विवियन डिवीजियो के बारे में आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में जिसने पहली बार बात की तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सती प्रथा के बारे में राजा राम मोहन राय। ठीक है। इस समय गवर्नर कौन थे आपके? 1856 की बात है तो गवर्नर होगा, क्योंकि 1858 में चेंज हुआ था। इतना ध्यान रखना, गवर्नर होगा इंडिया होगा, ठीक है, गवर्नर जनरल होगा इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि ये बात चल रही है 1856, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर आता है कलकत्ता में स्कूल खोले, सोम प्रकाश नामक अखबार का प्रकाशन करवाया। सोम प्रकाश नामक अखबार का प्रकाशन करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में पुनर्विवाह। फिर गवर्नर जनरल जो थे उस वक्त, इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय कौन से गवर्नर जनरल थे आपसे पूछ लिया जाए तो लॉर्ड कैनिंग। 1856 में ये चीज हुई। सोम प्रकाश नामक अखबार का प्रकाशन करवाया, ठीक है। इसके बाद अगले व्यक्ति जो आते हैं वो आपके हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की कहां पे? बॉम्बे में। फिर अगला पॉइंट इनका है शुद्धि आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की। धर्म परिवर्तन के लिए था, हिंदू लोग आ जा सकते थे। वेदों की ओर लौटो, किसका नारा था प्रमुख? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला पॉइंट फिर इनके बाद आता सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक को इन्होंने लिखा है। स्वराज की अवधारणा भी इन्होंने दी। स्वराज मतलब पूर्ण स्वराज, आजादी हमारा अधिकार है, इसकी अवधारणा भी इन्होंने दी है। इन्हीं के नाम पे एक स्कूल खोला गया, डीवी दयानंद एंग्लो विद्यालय। डीएवी किन्होंने खुलवाए आपसे पूछ लिया जाए तो दयानंद सरस्वती ने खुलवाए। स्कूलों की श्रृंखला थी महिलाओं के लिए, आवश्यकता कर महिलाओं। इतनी चीजें आपको दयानंद सरस्वती के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक ही बार रिपीट कर रहा हूँ, उसी के धीरे पढ़ा रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आती जाए। समझ में ना आए दोबारा जाएं और फिर से सुन लें। अगला आता है स्वामी विवेकानंद। तो बेटा स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र दत्त या फिर नरेंद्र नाथ दत्त। 35 के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी अभी पूछा गया है। 1893 में इन्होंने शिकागो अधिवेशन में भाग लिया, हिंदू सभा का जो सम्मेलन था, वर्ल्ड विश्व हिंदू सभा, रिलीजियन कॉन्फ्रेंस।
सुने, मेरी राइटिंग पे मत जाए, सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। विश्व हिंदू सभा में भाग लेते हैं 1893 में, ठीक है। भारतीय आध्यात्म को आगे बढ़ाया, या फिर शुरुआत की, दोनों बातें एक ही है, दोनों क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया। भारतीय अध्यात्म की शुरुआत किसने की? स्वामी विवेकानंद। आगे किसने बढ़ाया? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इन्होंने आध्यात्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आध्यात्म का पिता किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए आध्यात्म का पिता किसे कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। ठीक है। न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार में इनके बारे में एक लेख छपा था, एक नोट छपा था, जिसमें इनको बोला गया था कि क्लिंटन पैट्रिस, जो न्यूयॉर्क पेरिस का एक व्यक्ति था, क्लिंटन पैट्रिस, जो बहुत होशियार, बहुत ही जीनियस व्यक्ति माना जाता था, और न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार ने जब ये खबर छापी तो उन्होंने बोला था कि क्लिंटन पैट्रिस से 100 गुना ज्यादा बुद्धिमान ये व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद, जिसका नाम है। भारत के लिए ये ज्योति पुंज का काम करेगा, एक ज्ञान की ज्योति पुंज का काम करेगा। ये चीज न्यूयॉर्क हेराल्ड, दुनिया का सबसे फेमस अखबार, उसने ये चीज बोली। अगली चीज आती है सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या बोला जाएगा? सर सैयद अहमद खान के बारे में, तो इन्होंने मुस्लिम शिक्षा को आगे बढ़ाया, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम किए। तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ में 1875 में इनके द्वारा ही शुरू किया गया। ठीक, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, MOE, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई। मुस्लिम शिक्षा में वैज्ञानिक शिक्षा के बारे में बात इन्होंने की। ठीक है। 1920 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। ठीक है। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत इन्होंने की। ठीक है। तो ये चीज इनके बारे में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की शुरुआत सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1920 में सर सैयद अहमद खान। ठीक है। अगला आता है ज्योतिराव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुलामगिरी पुस्तक लिखी। महाराष्ट्र से ये रिलेशन रखते थे, SC ST के लिए उन्होंने बहुत काम किया, OBC, इन 3 कैटेगरी के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत सारे काम किए। और इसी के बाद इसमें आता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, PCS के पेपर में भी पूछा गया था यही क्वेश्चन से, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है PCS के पेपर में। ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अगला BR अम्बेडकर। ठीक है। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसकी शुरुआत किसने की? अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की शुरुआत किसने की, तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। इनकी एक पत्रिका है बहिष्कृत भारत पत्रिका। ठीक है। इनकी किताब भी है एक बहुत, BR अम्बेडकर की बायोग्राफी। ठीक है। इसके बाद इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि 1927 से 1935 में मंदिरों पर प्रवेश पर रोक लगाई। सॉरी, 1927 और 35 के बीच मंदिर प्रवेश पर आंदोलन किया। जो अपर कास्ट के लोग थे, वो जो लोअर कास्ट के लोग होते तो उनको मंदिरों में जाना कम वर्जित नहीं था, जा नहीं सकते थे, तो उस चीज के लिए उन्होंने आंदोलन किया BR अम्बेडकर ने।
हमारे संविधान का पिता। आधुनिक भारत के लिए आरबीआई की स्थापना, जो बात चलती है, वो भी बी आर अम्बेडकर की देन है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बी आर अम्बेडकर की देन है। इकोनॉमिक सील की किताब है, उस किताब पर आधारित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। संविधान बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। भारत का जो स्वतंत्र भारत का पिता बोला जाता है, जिसको बोला जाता है आधुनिक भारत का पिता, जैसे मैंने बता दिया विवियन डेलोरिया हो गए, लेकिन स्वतंत्र भारत का पिता किसको बोल दिया जाता है, या भविष्य का पिता किसको बोल दिया जाता है, बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है। अगला आता है पंडिता रमाबाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एक संस्कृत की विद्वान महिला थी। देन आता है पुणे में इन्होंने विधवा आश्रम की शुरुआत की। देन आपका आता है स्टेटस ऑफ वुमेन अपर क्लास के लिए उन्होंने बात की। अपर कास्ट में महिलाओं का स्टेटस उतना अच्छा नहीं हुआ करता था, उतना सम्मान उनको नहीं दिया जाता था, तो उसी चीज के लिए इन्होंने बात की पंडिता रमाबाई। तो आपसे पूछ ले जाएगी उच्च कास्ट की महिलाओं के लिए सबसे प्रथम किसने बात की, पंडिता रमाबाई। ठीक, पुणे में विधवा आश्रम की शुरुआत किसने की, पंडिता रमाबाई। अगला आता है बेटा आपका नाम जो आता है इसमें, बाकी चीजों का बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इन चीजों को आप चाहे वीडियो पहले एक बार बैक चले जाए, रिवीजन कर ले, तब तक मैं देखता हूँ सिस्टम सारा काम कर रहा है ठीक से नहीं कर रहा है। ओके, सारा कुछ सही है। तो इतनी चीजों के बारे में जब हम बात कर लेते हैं, तो उसके बाद आता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग आ जाता है आपका 1885 से 1905 तक। इसके बीच में कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस का विभाजन भी होता है और कांग्रेस का पुनर्गठन भी होता है। दूसरा फेज आपका आता है 1905 से 1920 के बीच। इस बीच में आपके गांधी भारत आते हैं। फिर 1920 से 1947 आता है आपका, इसको बोलते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का समय और राष्ट्रीय आंदोलन का समय, और गांधीयन इरा इसको बोला जाता है। गांधी इरा, गांधी युग इसको बोला जाता है। तो गांधी युग किसको बोला जाता है, 1920 से 1947 को। 1905 से 1920 को गांधी भारत आते हैं। इस बीच में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं, गांधी के आंदोलन, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट फेज में 1885 से 1905 के बीच में बंगाल विभाजन होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है, और आपके ह्यूम भारत आते हैं, इनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। और आपकी एक महिला रही जिसका नाम है आपका, महिला का नाम हमारा आपसे पूछ लिया जाए, कौन सी वो महिला है जो कांग्रेस की स्थापना में शामिल है, उनकी बात है, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तब तक मैं आपको और भी चीजें डिस्कस करके बताता हूँ। 1885 हमारी हेडिंग रहेगी, जो पहली वो रहेगी 1885 में कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कौन कौन व्यक्ति रहे, तो इसका जो क्रेडिट जाता है बेटा 28 दिसंबर को स्थापना होती है। पूर्णतया क्रेडिट जाता है ह्यूम को क्रेडिट जाता है। ये एक व्यक्ति थे भारत में जो कांग्रेस की स्थापना करना चाह रहे थे और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की भी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में एक ऐसा राजनीतिक संगठन होना चाहिए जो अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचा सके, एक ऐसे समाज की बात अंग्रेजों तक पहुंचा सके जो उन तक नहीं पहुंच रही है। अंग्रेज इतना ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अगर कोई ऐसा राजनीतिक संगठन होगा जिसका डर अंग्रेजों के अंदर होगा, तो हमारी बातें मानी जा सकती और हमें आजादी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, और उसी संगठन को लोग फॉलो करेंगे, उसका मतलब उसके पीछे चलेंगे, जिससे कि हम लोगों को इकट्ठा एकत्र भी कर सकते हैं भारी ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इसमें आपका जो मुख्यतः व्यक्ति जुड़े हुए थे उसमें आपका आता है 1885 स्थापना 28 दिसंबर। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेशनल कांग्रेस की स्थापना की प्रथम बैठक जो होती है वो होती है बॉम्बे में। 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं बेटा। ठीक है, और इस मीटिंग को हेड किसने किया था, गोकुल दास। किस जगह पे हुई थी, गोकुल दास, जगह का नाम बॉम्बे की किस जगह पे, गोकुल दास संस्कृत विद्या मंदिर।
इस जगह का नाम है ये जहां पर ये मीटिंग हुई। प्रथम प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो WC बनर्जी। WC बनर्जी या चटर्जी विद्याचंद चटर्जी करके ऐसा कुछ नाम था इनका, पूरा नाम मुझे फुल फॉर्म नहीं पता। WC बनर्जी मुझे याद है, तो WC बनर्जी मुझे याद, तो WC बनर्जी आप याद रखिए, बनर्जी से आपका काम चल जाएगा। इस वक्त 1885 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। अंग्रेज डफर थे, तो कांग्रेस की स्थापना जब हुई तो इतने डफर ना हो तो कांग्रेस की स्थापना क्यों होने देते? तो आपको ऐसे ट्रिक से याद करना है कि अंग्रेज जब बाद में डफर हो चुके थे, बिल्कुल मूर्ख हो चुके थे, तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में 28 दिसंबर को, जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। मुंबई में इसका प्रथम अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। स्थान का नाम है संस्कृत विद्या भवन। इतनी चीजें आपको एक साथ में पता होनी चाहिए 1885 की कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो इस चीज को हम नोट करके चलेंगे। ठीक है, इसमें आपका एक महिला भी जुड़ी हुई है, उस महिला का नाम हमने आपसे पूछा है, उस महिला का नाम आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक हम थोड़ा सिस्टम चेक कर लेते हैं कि सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल एरिया हो गया था, शायद वीडियो कट हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से शुरू करते हैं। बाकी चीजें यहाँ पे मैंने बता दी, इतना समझ में आ गया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एनी बेसेंट भी इसमें भाग ले रही थी, एनी बेसेंट भी हिस्सा ले रही थी और उन्होंने भी काफी हेल्प की, काफी मदद की कांग्रेस की स्थापना के वक्त, कांग्रेस की स्थापना के समय उन्होंने भी काफी मदद की। इनका मुख्य रोल आगे रहेगा कांग्रेस के विभाजन को रोकने में। कांग्रेस विभाजन में पुनर्गठन इन्हीं के कारण हो पाएगा। इनकी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग रुचिकर स्टोरी है, कहानी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में इतनी चीजें हो गई। उदारवादी चरण में हम बात कर लेते हैं, 1885 से 1905 के बारे में बात करते हैं। उदारवादी चरण किसको बोला जाता है? तो उदारवादी चरण में आपके लिए ये बोला गया कि 1885 से 1905 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, बाकी चीजों का स्टार्टिंग होता है। इसी बीच होता क्या है कि कांग्रेस में दो दलों का उदय होता है, दो दल प्रमुख होते हैं जिनका उदय होता है। उसमें आपके प्रथम जो व्यक्ति रहेंगे, एक बोला जाएगा नरम दल, एक बोला जाएगा गरम दल। ठीक है, तो नरम दल के जो नेता रहे थे उसमें आपके लिए बोल दिया जाएगा दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब। सुन लिए होंगे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ, फिरोज शाह अहमद मेहता, फिरोज शाह मेहता और आपके बदरुद्दीन तैयब। ये आपके सारे गरम दल के प्रमुख नेता थे, गरम दल के नेता माने गए। ठीक है, इतने आपको पता होने चाहिए। जैन आता है हमारा गरम दल, गरम दल के नेता में दादा भाई नौरोजी आ जाते हैं, जो मुख्य थे, प्रमुख थे गरम दल के नेता। गरम दल में आपके आते तीन मुख्य व्यक्ति थे, लाल बाल पाल, ये इसकी ट्रिक है। लाल बहादुर, लाला लाजपत राय। लाल से अब सीधा मुझे याद आता है लाल बहादुर शास्त्री, पता नहीं क्यों ऐसा है, हमेशा ही याद आता है। ठीक है, ऑप्शन देख के ऐसा कभी होता नहीं है। फिर आता है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देन आता है आपका बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीन लोगों का आपका जो प्रमुखता से गरम दल से भी जुड़े हुए रहे, और इसमें एक व्यक्ति और आते हैं अरविंद घोष। इनके बारे में अभी मैं थोड़ी अलग से जानकारी भी आपको दूंगा कि ये व्यक्ति इतने फेमस क्यों है। ठीक है, इसी के बीच 1885 से 1905 में इन लोगों की गतिविधियां हुई, सारी चीजें हुई। 1905 में फिर आपका बंगाल विभाजन होने को आ जाता है।
बंगाल विभाजन आपका होता है 1985 और 1905। ठीक है। उग्रवादी चरण 1905 से 1920। इसी उग्रवादी चरण में आपका लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपका विपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग भाग लेते हैं उग्रवादी चरण। इन्हीं के कंधों पर रहता है कि उग्रवादी चरण को ये आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्रांतिकारी गतिविधियां इनकी अहिंसा पर आधारित नहीं थी, हिंसा पर आधारित थी। ये इनका तरीका था कि अगर अंग्रेज हमें एक थप्पड़ मारेंगे तो हम उनको 4 थप्पड़ मारेंगे, ऐसा मामला था जहाँ। इसी वजह से कांग्रेस में इनकी बन नहीं रही थी और इसी वजह से उन्होंने अपने अलग दल बना ली, जिसको गरम दल बोल दिया गया। ठीक है। तो लाला लाजपत राय के बारे में सबसे मुख्यतः अगर बात जाने, कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहते हैं। द इंडिपेंडेंट मैगजीन का इन्होंने प्रकाशन करवाया, इनकी मैगजीन रही। ठीक है। बाल गंगाधर, इनके प्रमुख अखबार केसरी, मराठा न्यूज़पेपर, अखबार जो उनके रहे। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सुना होगा ध्यान से। ठीक है। केसरी आपका मराठा इंग्लिश में था, केसरी आपका मराठी में। विपिन चंद्र पाल के बारे में पाया जाता है, ये मतलब काफी यंग व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए रहे थे। ठीक है। अब मैं आपको नरमवादी दल के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। उदारवादी मतलब जो नरम दल के लोग थे, इनके बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। जिनमें हमारे दादा भाई नौरोजी, डीडी नौरोजी, इनकी एक किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये मुख्य है इनकी किताब। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत का पितामह, द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है। फिर आता है गोपाल कृष्ण गोखले, जीजी के, गोपाल कृष्ण गोखले। मैं शॉर्ट में इनको पढ़ता हूँ, जीजी के, आप भी जीजी के पढ़े तो ध्यान रहेगा। सर्वेंट्स ऑफ, इंग्लिश में ही ये नाम है। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इनकी एक किताब है, 1904 में प्रकाशित होती है। इसको इन्होंने प्रकाशन करवाया। गोपाल कृष्ण गोखले की मुख्य किताब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसके बारे में 1904 में जानकारी दी गई। ठीक है। फिर आता है इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इंडियन एसोसिएशन से संबंधित व्यक्ति है, भारतीय संगठन से। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज की प्रथम परीक्षा पास करने वाला व्यक्ति कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। बदरुद्दीन तैयब, प्रथम मुसलमान व्यक्ति जो कांग्रेस में प्रेसिडेंट बना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। फर्स्ट मुस्लिम कांग्रेस प्रेसिडेंट्स। ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए उदारवादी के लिए, और उतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए उग्रवादी चरण के लिए। ठीक है। 1905 में लोगों का जैसा ही बंगाल विभाजन होता है, इनका भी विभाजन हो जाता है, 2 भागों में कांग्रेस बट जाती है, चीजें वहां से बदल जाती है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन की बातें स्टार्ट होती है क्योंकि हमारा 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1905 से 1920 तक आपका उग्रवादी चरण चलता है। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव कौन लोग थे? लाला लाजपत राय एक्टिव थे, विपिन चंद्र पाल एक्टिव थे, गोपाल और जो आपके बाल गंगाधर तिलक, ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे और गरम दल में शामिल थे। ठीक है। इसके बाद बंगाल विभाजन के समय अगर आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ, 16 अक्टूबर को बेटा हुआ। किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। बहाना क्या बताया गया, कारण क्या बताया गया? प्रशासनिक दिक्कतें। वास्तविक कारण अगर पूछ लिया जाए, वास्तविक कारण हिंदू वर्सेस मुस्लिम, HVM, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वास्तविक कारण था। ठीक। इसी बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में, विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ।
इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली बात, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अगर आपसे पूछ लिया जाए? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किया सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। आंदोलन का नेतृत्व गीत कौन सा था? इसमें आपसे पूछ लिया जाए तो वंदे मातरम। वंदे मातरम लिखा किसने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। भारतीय स्वदेशी कला को, भारतीय स्वदेशी कला को रविन्द्रनाथ टैगोर ने फिर से जागृत कर दिया, फिर से आगे ले आए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 1907 में, जैसा कि मैं आपको बता चुका था, सूरत स्प्लिट होता है। बंगाल विभाजन के 1905 में तुरंत बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। किसमें? गरम और नरम दल में। गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल के मैंने नेता पहले से भी बता दिए थे। अब विभाजन 1907 में हो चुका है। किसके बाद तुरंत हुआ? बंगाल विभाजन के तुरंत बाद। ठीक है, इसमें महासचिव कौन रहे सूरत अधिवेशन के, पूछ लिया जाए तो रास बिहारी बोस। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। पत्रकार जिसने इस विषय पर लिखा, कांग्रेस का जब विभाजन हुआ, कौन सा पत्रकार था जिसने इस विषय पर लिखा? हल्का सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान ले, जानकारी एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त जानकारी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नविंसन थे, WM नविंसन करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस बारे में लिखा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता चल गई। अब आते हैं सूरत विभाजन, जो इस बारे में मैंने बता दिया। सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन के बाद सूरत विभाजन 1907 में हुआ। रास बिहारी बोस इसके हेड रहे और यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कौन दो भागों में विभाजन होता है? गरम दल और नरम दल में। ठीक है, अगली चीज आती है कांग्रेस का पुनर्गठन 1915। गांधी जी इस वक्त भारत आ चुके थे और कांग्रेस का पुनर्गठन भी हो चुका है। दिसंबर, कांग्रेस का पुनर्गठन, इसका क्रेडिट किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक, देन आता है एनी बेसेंट को इसका क्रेडिट जाता है। समझ, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कांग्रेस का पुनर्गठन करवाया। ठीक है, इसका पुनर्गठन किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। अब हमें बताएं, इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो पुराने बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताएं। फिर मैं आपको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। काफी पढ़ लिया, थोड़ा स्टोरी भी हो जाए, आपका भी मन लगा रहेगा। कि सर क्लास में तो बोरिंग पढ़ाते ही है और ऑनलाइन भी बोरिंग पढ़ाते हैं। बोरिंग नहीं पढ़ाते, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ चीजें, एक शिक्षक और छात्र का जो पर्दा होता है वो बना रहे। चीजें वैसे तो हम पे ही है सर, और वो ऐसी बातें नहीं है। आप अपना दोस्त भाई कुछ भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। देखो, अगर आप दोस्त भाई के नाते जुड़ेंगे तो आप मुझसे वो भी चीजें कह पाएंगे जो शायद आप किसी से भी ना कह पाए, और उसका शायद मैं आपको कुछ डायरेक्शन या कुछ भी अपने अनुभव के आधार पर आपको चीजें बता सकूं कि बेटा आपकी क्या मदद हो सकती है। तो कांग्रेस पुनर्गठन में जब एनी बेसेंट सामने आती है तो बाल गंगाधर जो तिलक थे, ये यंग पार्टी थी, काफी यंग पार्टी थी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है,
लेकिन एनी पेशेंट को ये चीज पता थी, दादा भाई नौरोजी एनी पेशेंट से कहते हैं कि आप जाके इन लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, काफी यंग खून है। तो होता क्या है कि एनी पेशेंट उस वक्त ऐसा माना जाता है कि एनी पेशेंट को देखने के लिए हर व्यक्ति चाहता था उनको देखना, कि वो एक काफी खूबसूरत महिला हुआ करती थी। और भारतीय समाज में खूबसूरत महिला का एक अलग दर्जा दिया जाता है। और तो गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, वो हमेशा से चाहते थे कि वो एनी बेसेंट से मिले, आमने सामने मिले और उनसे बात कर सके। तो दादा भाई नौरोजी को ये चीज पता थी कि अगर एनी बेसेंट जाएगी बाल गंगाधर तिलक के पास, तो वो लाजमी सी बात है कि वो मान जाएंगे, कन्विंस हो जाएंगे और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ है वो वापस लौट जाएगा और हम उससे कांग्रेस एक हो जाएंगे। तो वो करते क्या है कि एनी बेसेंट को बाल गंगाधर तिलक के पास भेजते हैं। और फिर होता क्या है कि आप समझ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक पिघल जाते हैं। वैसे तो उनको पिघलना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो एनी पेशेंट बाल गंगाधर तिलक को कॉफी पे बुलाती है अपने घर पे और उनसे बातचीत करती है और उनसे कहती है कि आप कांग्रेस में दोबारा शामिल हो जाइए। तो और एनी पेशेंट ये भी कहते हैं कि मैंने आपको बुलाया है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल दोनों लोगों को नहीं बुलाया, अरविंदो घोष को भी नहीं बुलाया है। इसका कारण ये है कि आप ही उन लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक इस बात भी राजी हो जाते हैं कि हाँ, मैं उनको कन्विंस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है कि लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट के साथ बगल में बैठते हैं बाल गंगाधर तिलक। और इस चीज से लाला लाजपत राय थोड़ा खफा हो जाते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, अब तो दोस्त की यारी किसी और से हो गई है। लेकिन ये थोड़ा मजाक मजाक के तौर पर बोल रहा हूँ, ऐसा लाला लाजपत राय कुछ दिनों तक नाराज रहते हैं। फिर उनको लगता है, क्योंकि गांधी उस वक्त कांग्रेस से जुड़ चुके थे, गांधी उस वक्त कांग्रेस से जुड़ चुके थे और उनको लगा कि कांग्रेस का जो गुरु है, कांग्रेस को जो संभालने वाला व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है और मुझे अब इनसे जुड़ जाना चाहिए। तो लाला लाजपत राय अपनी जो क्रांतिकारी गतिविधियां उनको चालू रखते हैं, उनको बंद नहीं करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस का जो खुला विरोध कर रहे थे उस विरोध को उन्होंने बंद कर दिया। तीनों लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, चारों लोगों ने वो खुला विरोध बंद कर दिया। ठीक है, तो यही होता है। फिर एनी बेसेंट ने समझौता करवा दिया। कहते हैं ना, एक महिला कुछ भी करवा सकती है, लड़ाई भी और समझौता भी। तो दोस्ती में कभी खटास नहीं आनी चाहिए किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, वो आपके दोस्त की कोई महिला मित्र हो चाहे कोई बना रहे। ठीक है, मजाक की बातें हैं, पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दे। गांधी का भारत आगमन होता है 19 जनवरी, सॉरी 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। इस दिन को क्या बोला जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस बोला जाता है। ठीक है, और बेटा हुआ क्या कि कांग्रेस और मुस्लिम के बीच एक पैक्ट भी साइन होता है गांधी आगमन से पहले। वो मैंने चीज आपको बताई नहीं है। कांग्रेस का जब पुनर्गठन हो जाता है 1916 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक पैक्ट साइन होता है, इसको बोला गया लखनऊ समझौता। इसका क्रेडिट जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना क्रेडिट जाता है। यहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे अंबिका चंद मजूमदार। इसी लखनऊ अधिवेशन में आपका जो है कांग्रेस का पुनर्गठन भी हो जाता है। अगला अधिवेशन जब लखनऊ दोबारा होता है अंबिका चंद मजूमदार के क्रेडिट में, नेतृत्व में, तो वहां भी चीजें बदल जाती हैं। अब आते हैं हम गांधी आगमन पे। तो गांधी जब भारत आते हैं 1915 में, गांधी भारत आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। साउथ अफ्रीका में गांधी ने अपनी वकालत की पढ़ाई की, बाकी चीजें की। वहां से लौटते हैं, देखते हैं कि मेरा भारत आजाद नहीं, मैं भारत को आजाद कराऊंगा जाके। अफ्रीका में भी इन्होंने कई आंदोलन चलवाए वहां के ब्लैकिश पीपलों के लिए। जो श्वेत माँ का क्या बोलते हैं, नस्ल भेदभाव वाला आंदोलन था, उसमें गांधी जी का बहुत सारा योगदान रहा उनके पास। ठीक है, तो इन सब चीजों में गांधी जी का बहुत अधिक योगदान था।
देन आता है हमारा, कुछ मैं चीजें आपको और बताना चाह रहा हूं, पहले यहाँ पे बता देता हूँ फिर देख लेते। 1916 के बाद बेटा 1917 और 1916 में ही होम रूल मूवमेंट की शुरुआत होती है, स्वराज आंदोलन। तिलक और बेसेंट ने इसको शुरू किया। देख रहे हो, तिलक भाई साहब एनिमेशन से इतने ज्यादा मतलब उनकी दोस्ती हो चुकी है कि उनके आंदोलन को साथ दे रहे हैं। इसको कहते हैं दोस्ती। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला बनती है जो कांग्रेस की अध्यक्ष होती है। ये मैं दो चीजें आपको बताना चाह रहा था, छूटी जा रही थी तो मैं उनको आपको बता दिया। 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला सचिव कौन बनती है? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय सचिव कौन बनती है? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन आपका आता है, गांधी का जब आंदोलन हो जाता है, आगमन हो जाता है भारत में, तो उसके बाद क्या क्या चीजें यहाँ पे बदलती है। ठीक है, इसके बाद आएगा चंपारण आंदोलन, इसके बाद आएगा अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद आएगा खिलाफत, फिर आएगा रॉलेट एक्ट, फिर आएगा 6 अप्रैल 1919 जलियांवाला कांड आ जाएगा 13 अप्रैल 1919, फिर इसके बाद गांधी युग की शुरुआत होगी। तो गांधी युग के बाद बेटा होता क्या है कि गांधी युग में जब गांधी भारत आते हैं तो गांधी के लिए मैं काफी चीजें आपको बताना चाहूंगा कि इनके दो अखबार हैं जो मोस्ट फेमस हैं, इंडियन ओपिनियन एंड इंडियन फॉनेक्स। ये दो इनके अखबार हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेमस है। ठीक है, फिर आता है नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? गांधी ने की, विदेश में, यहाँ पे इसी नटल इंडियन कांग्रेस की, NIC। इसको नेशनल इंडियन कांग्रेस बोला गया, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस। नेशनल इंडियन कांग्रेस इसको NIC बोला गया। ठीक है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल दिया गया, बाद में नाम चेंज कर दिया गया। तो नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने अफ्रीका में की थी। तो ये चीजें तो अब आते हैं, कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी को किसने दी? अंग्रेजों ने दी। इंपॉर्टेंट चीज नोट करते जाए, गांधी के विषय में जो जो चीजें मैं सब बता दे रहा हूँ। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। देन आपका आता है 1917, रॉलेट एक्ट के बारे में गांधी जी ने एक चीज बोली थी, ये अभी आगे आएगा। ये 1915 में हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आएगा आगे अभी, और रॉलेट एक्ट को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं इसलिए कि इसको गांधी जी ने बोला शैतान का कानून। शैतान का कानून किसने बोला? गांधी जी ने। किसको? रॉलेट एक्ट को बोला। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु रहे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले। अब इनका आते हैं पहला जो आंदोलन, प्रमुख आंदोलन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ट्रिक है इसकी, इसको आप पूरा पढ़े, चंपक गांधी, चंपक गांधी, चंपक गांधी। ठीक है, चंपक गांधी पढ़ेंगे तो चा से हो जाएगा चंपारण, AM से हो जाएगा अहमदाबाद, AK से हो जाएगा खेड़ा आंदोलन, ये बेटा आपका होता है 1917, ये होता है आपका 1918, ये होता है आपका 1918। तो ये प्रमुख 3 आंदोलन आपको जरूर पता होने चाहिए कि गांधी जी के प्रमुख 3 आंदोलन और उनका सीरीज भी पता होना चाहिए, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। इसमें पहला आता है चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन में क्या क्या हो रहा था? चंपारण आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। इसका नेतृत्व कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। देन आपका आता है, इसका आंदोलन का संबंध किससे है? नील की खेती से। तीन कटिया कर,
तीन कतिया कर को लेके चंपारण में जो लोग रहते थे, नील की खेती कर रहे थे, वो लोग आंदोलन करना शुरू करते थे। इस आंदोलन की शुरुआत का अध्यक्षता कौन करता है? राजेंद्र प्रसाद करते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके साथ एक व्यक्ति और मिले हुए थे, महादेव देसाई। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई जाते हैं किसके पास? जाते हैं घूम घूम के ये गांधी जी के पास। ये गांधी जी के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारा यहाँ पे आंदोलन में सहयोग करें चल के, तो हम ये आंदोलन जीत सकते हैं, अंग्रेज हमारी बात मान लेंगे और 3 कर को कम कर लेंगे। ठीक है। इसी दौरान गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलते हैं। टैगोर गांधी जी को यहीं पे महात्मा की उपाधि भी देते हैं। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर यहीं पे महात्मा की उपाधि भी देते हैं। गांधी जी ने टैगोर को गुरु की उपाधि दी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी ने टैगोर को गुरु की, टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए चंपारण आंदोलन के विषय में। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता चल गई होंगी। तीन कतिया कर के बारे में विषय से संबंधित था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को यहाँ पे महात्मा की उपाधि दे दी और महात्मा गांधी ने टैगोर को यहाँ पे गुरु की उपाधि दे दी। राजेंद्र प्रसाद महादेव देसाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी साथ देते हैं, आंदोलन में जीत होती है, अंग्रेज मान जाते हैं, तीन कतिया कर को कम कर देते हैं और यहाँ पे उल्टा हो जाता है अब, और अंग्रेजों को थोड़ा हिस्सा ही मिलता है वहां पे खेती के टैक्स के रूप में। अगला बेटा आता है अहमदाबाद आंदोलन 1918। अहमदाबाद आंदोलन में क्या क्या होता है इसके बारे में अब आते हैं। पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल पर इसी आंदोलन में बैठते हैं। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल भी इसी में की। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इसी आंदोलन के बाद भारत में आया। गांधी जी यहाँ पे मजदूरों का समर्थन करने जाते हैं। हुआ गया, अहमदाबाद मिल में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसको कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं, छुट्टी भी टाइम से नहीं दी जाती है, महिलाओं से काम करवाया जाता है, बेवजह टाइम से काम करवाया जाता है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है मजदूरों के लिए उस वक्त तक। भारत में 1918 तक मजदूरों के लिए, अगर जो मजदूर मिल में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं थे। लेकिन 1918 में जब गांधी जी इसी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, अहमदाबाद आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, तो उसके बाद यहाँ से चीजें बदल जाती है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आता है। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है कि एक ट्रस्टी बनानी पड़ेगी, मतलब मजदूरों का एक हेड होगा, वो हेड जो कंपनी का पूरा हेड का मैनेजमेंट होगा। ये कोई कंपनी है, कंपनी ए है, ये कोई, इसके कोई मालिक है, ए मालिक है, बी मालिक है, सी मालिक है, डी मालिक है, ई मालिक। कंपनी का नाम है एक्वाफिना। एक्वाफिना बॉटल बनाने वाली कंपनी है। इसके 4 मालिक है, पार्टनरशिप में कंपनी चल रही है। ये पांचों मिलकर एक मजदूरों का हेड चुनेंगे। वो हेड मजदूरों की जो समस्याएं होंगी वो इनसे कहेगा जाके, जो इनका हेड होगा, इन पांचों का हेड जो होगा, इन पांचों का जो मैनेजर होगा, इसी को ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बोलते हैं। कि ट्रस्टीशिप में एक मजदूर का व्यक्ति भी शामिल होगा, जिससे मजदूरों की चीजें वहां पर रहते हैं। मजदूर को इंश्योरेंस मिलेगा, महिलाओं को काम करने की आजादी मिलेगी, ज्यादा उनसे काम नहीं करवाएगा, गर्भावकाश मिलेगा। कोई महिला अगर पीड़ित है, गर्भावस्था में है, तो उसको, प्रेग्नेंट है, उसको छुट्टी दी जाएगी, उसका कंपोजिशन काटा नहीं जाएगा, उस वक्त की उसको सैलरी भी दी जाएगी। इन सब चीजों की शुरुआत 1918 में अहमदाबाद आंदोलन के बाद बेटा होती है। इसके बाद अगला आंदोलन आता है खेड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट। खेड़ा आंदोलन भूमि अधिग्रहण से संबंधित था। इसके बाद 1928 में एक और आंदोलन होता है जिसको बारदौली आंदोलन बोलते हैं। खेड़ा आंदोलन आपका लगान में कमी के लिए। 1928 में जो बारदौली आंदोलन था उसमें भी आपके गांधी जी शामिल हुए, लेकिन इनका मुख्यतः ये किसानों के लिए आंदोलन के रूप में इनका जाना जाता है। लेकिन जो मुख्य इनके आंदोलन है वो 3 ही जाने जाते हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। 1928 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने दी थी। इस वजह से ये उपाधि दी थी
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी सहायता की, उनकी मदद की बारदौली आंदोलन में, और सरदार की उपाधि वहां की महिलाएं उनको देती है। पहली बार वल्लभ भाई पटेल से मिले गांधी जी, यहाँ पे गांधी जी मिलते हैं यहाँ पे पहली बार वल्लभ भाई पटेल जानना चाहते हैं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इतने आंदोलन कर रहा है भारत में, मैं उसको जानता नहीं हूँ। तो ये चीजें यहाँ पे, तो इतने आंदोलन बेटा आपको याद रखना है। मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, ठीक है, थोड़ा पानी पीते हैं, आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए। मम्मी से बोल दिया करो थोड़ा चाय नाश्ता रख दिया करे सामने, ठीक है। 1919 आता है रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट आ जाता है इसके बाद 1919 में, जब खेड़ा आंदोलन खत्म हो जाता है 1918 में। तो 1919 रॉलेट एक्ट क्या संबंध क्या था? पेरिस संधि से। प्रभावित होकर खिलाफत आंदोलन में बदल गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट में जो चीजें थी उसका विरोध इसलिए किया जा रहा था। रॉलेट एक्ट का कारण ये था कि कोई भी अगर आंदोलन करता है भारत में उस वक्त, बिना कारण उसको गिरफ्तार करो। ठीक है, ये तो गांधी ने इसी को शैतान का कानून बता दिया। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, रॉलेट एक्ट का संबंध किससे है? डायरेक्ट सीधी गिरफ्तारी से। कब आया? 1919 में। शैतान का कानून किसने बोला? गांधी जी ने। रॉलेट एक्ट के समय 1919 में ही आपका पेरिस संधि होती है। पेरिस संधि बेटा क्या था? पेरिस संधि ये था कि टर्की के जो खलीफा होते थे, ठीक है, इनको एक खलीफा का अधिकार प्राप्त था कि टर्की का जो मेन हेड हुआ करेगा उनको खलीफा की उपाधि दी जाएगी, खलीफा बोला जाएगा। गांव में कहते हैं ना बहुत खलीफा बन गए, बिलो अकेले बताए ऐसा बोलते हैं ना गाँव। तो ये लड़ाई होने वाली होती है ना, जब हम किसी से लड़ाई हो जाए, हमें नहीं पसंद है कोई, मतलब हमें आप फूटी आग नहीं पाता है कोई हमारा पड़ोसी है, तो रोज हमसे कहता है कि कहाँ पढ़ने जाते हो? ब्रिटिश मुद्रा कुछ पढ़ने जाते हैं। अरे तुम्हारी कोचिंग में ये नहीं पढ़ाया जाता, तुम्हारी कोचिंग वो नहीं पढ़ाया जाता, देखो हमारी कोचिंग नहीं पढ़ाया जाता, वो किया जाता है, तुम वहाँ पढ़ने जाते हो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दुनियादारी की बातें करेगा, तुम्हें गुस्सा आएगी और बहुत खलीफा बन रहे हो, मिलना रास्ते में बताए, ऐसा बोल देंगे ना। तो ये खलीफा मतलब भाई राजा, खलीफा बनने मतलब राजा, हेड बन रहे, बहुत ज्यादा हेड बन रहे होगा। इस चीज को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। इसी खलीफा उपाधि को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, जिसके विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई 1919। किसके द्वारा? शौकत अली, किसके द्वारा? शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद अली, ये शौकत अली दोनों भाई भाई थे, दो बड़े ब्रदर, अली बंधु उनको बोला जाता है, शौकत अली और मोहम्मद। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 6 अप्रैल 1919 को ही गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में ही अपमान व याचना दिवस मनाया। संपूर्ण भारत में खुला प्रदर्शन हुआ, इसी कारण से संपूर्ण भारत में खुला प्रदर्शन हुआ। इसी दौरान अमृतसर में कांग्रेस के दो नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जिसके कारण इसमें एक व्यक्ति की, सैफुद्दीन किचलू की, जेल में मृत्यु हो जाती है। जेल में मृत्यु हो जाती है। ये कब हुआ? इसी दौरान अमृतसर में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 9 अप्रैल को बेटा यहाँ पे जो सैफुद्दीन किचलू है, इनकी जेल में ही मृत्यु
हो जाती है, अत्याचार ज्यादा कर देते हैं अंग्रेज लोग, जिसके विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन होता है। जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन होता है, पिछली जितनी भी घटनाएं थी उनके विरोध में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 13 अप्रैल जनरल डायर, वहां सभी लोगों पे गालियां, जनरल डायर को वैसे तो गालियां देनी चाहिए, उनपे लोग वहां पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनपे गोलियां चलवा देता है और काफी ज्यादा वहां पे लोगों की मृत्यु होती है। वाक्य बोला जाता है कि जलियांवाला बाग में जो आज मिट्टी लाल है उसका कारण जनरल डायर है, ये एक लाइन बोली है। जलियांवाला बाग में जो मिट्टी लाल है उसका कारण जनरल डायर है, ठीक है, ये चीज वहां पे बोली जाती है, आज भी बोलते हैं लोग। इस जब कांड ये होता है, ये चीज जब होती है और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ता है भारतीय जनता पर, लोग इसको हजम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने ज्यादा लोगों की एक साथ मृत्यु होती है। वास्तविक आंकड़ा किसी को पता नहीं है, बोला जाता है कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु होती है इस दौरान। बच्चे भी थी, छोटे, महिलाएं, बुजुर्ग, कुछ गर्भवती महिलाएं भी थी। मतलब एक आप बोल सकते हैं कि जीनोसाइड हो जाता है। जीनोसाइड बोल देता है, मास किलिंग बोलते हैं। मास किलिंग मतलब भारी मात्रा में लोगों को मार देना, उसको मास किलिंग बोलते हैं। ऐसा मास किलिंग हुआ था, ठीक है। तो इसके विरोध में रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं, टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। एक व्यक्ति है सर सकाराम रॉय, ये उस वक्त वायसराय जो काउंसिल होती थी, सचिव हुआ करते थे, उसमें भारतीय भी शामिल हो सकते थे। 1858 एक्ट के तहत उस एक्ट में ये बोल दिया गया था कि काउंसिल की होगी, इसमें कोई भारतीय भी शामिल किया जाएगा। तो सर सकाराम राय उस वक्त वायसराय के हेड हुआ करते थे, काउंसिल में सचिव थे, तो ये वहां से इस्तीफा दे देते हैं। टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों ने इनको दी थी, उसकी उपाधि का त्याग कर देते हैं। तो इतनी सारी चीजें 13 अप्रैल 1919 को होती है जलियांवाला बाग के बाद। अगला आता है गांधी युग। तो गांधी युग की जो शुरुआत में हम देखते हैं, यहाँ पे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट 1920 की घटना होती है, उसका बोला जाता है असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था कि सभी विदेशी वस्तुओं, विदेशी पदों, जो भी विदेशी चीजें हैं उनका हमें विरोध करना है। असहयोग आंदोलन का कारण ये था। असहयोग आंदोलन के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 को, 1922 तक आपका असहयोग आंदोलन चलता है, 1920 से 1922 तक, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा था भारत में। हर व्यक्ति विरोध कर रहा था, कपड़ों को जला देते थे, चरखा व खादी का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, भारत से बनी हुई चीजें हम खाने लगे, शुरू कर दिया था सब कुछ। अंग्रेजों को घाटा पड़ रहा था, बहुत सारा अंग्रेजों का विरोध हो रहा था बहुत जगह हर जगह। लेकिन चौरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी 1922 को। इसमें 22 पुलिस वालों को एक कोठरी में असहयोग आंदोलन के चक्कर में, उस विरोध प्रदर्शन के चक्कर में 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती है। गांधी जी इस बात से नाराज हो जाते हैं और वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। अगला जो हमारा फेज चलेगा 1920 से 1947 का, वो चलेगा तीसरे पार्ट में। बेटा मैं कहना चाहूंगा आपसे, पार्ट 3 कमिंग सून। देर नहीं लगेगी, बहुत जल्द आएगा, अगले 2 दिनों में आ जाएगा। रिकॉर्ड है वीडियो, रिकॉर्ड कर लिया मैंने पूरा, और रिकॉर्डिंग डला है, अपलोड भी है चैनल पे। प्रीमियर पे नहीं लगा है, तो 2 दिन बाद मैं प्रीमियर पे लगा दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन मैं जीएस कम क्लास पढ़ाऊँ आपको ऑफलाइन क्लास में, उस दिन आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3 में पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी युग से होते हुए हम यहाँ पे चले चलेंगे कांग्रेस की गतिविधियों में, द्वितीय आंदोलन काल में चले चलेंगे। इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। HRA की स्थापना, क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन, भगत सिंह के बारे में, इन सब चीजों में, नेहरू रिपोर्ट,
1929 लाहौर अधिवेशन, सब कुछ जानते हुए धीरे धीरे 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आएगा, माउंटबेटन प्लान आएगा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, 1945 में आपका संविधान सभा के बारे में चीजें आएंगी, फिर सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। कम समय में मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दी। जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए तो ये अमृत के समान है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नई क्लास में। आज कुछ हमें कोड से 2 लाइनें याद भी नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी थका हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर इस वक्त ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत एग्जाम भी चल रहे हैं। अभी कहेंगे सर आप अभी भी पढ़ते हो, तो कोई वो नहीं, पढ़ाई कभी बंद नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके जहाँ से ज्ञान हो सके उतना ज्ञान लेते रहना चाहिए, ठीक है। मेरा थोड़े सोचने के तरीके अलग है। तो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और टीच मंत्रा परिवार को जो आपने प्यार दिया है वो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आप अगर आप मुझसे विश्वास जताया टीच मंत्रा पे, तो टीच मंत्रा भी आप लोगों ने विश्वास करता है, और उस विश्वास को आपको हमेशा कायम रखेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो।